नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं साक्षी झा, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड शी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी। बहुत लंबी जर्नी रही थैंक यू है और बहुत। इस जर्नी को हम सबने विटनेस किया है। बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे इस पूरी जर्नी में, और पूरे देश ने, जैसे मैं कह रही थी, कि इसको देखा है, आपकी इस संघर्ष को देखा है। और जब फाइनली रिजल्ट है, कैसी फीलिंग? एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन लग रहा है, सुकून लग रहा है कि कुछ अंत में अचीव किए हैं। अगर लगे हुए थे तो परसिवरेंस था, तो रिजल्ट मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साक्षी, आपने जब कहा ना कि सिर्फ सुकून लग रहा है, सेटिस्फैक्शन है, और जब आपने ये बोला, हम सब फील कर सकते हैं कि कितनी कितनी महत्वपूर्ण और हमेशा चेरिश करने वाली फीलिंग है। तो साक्षी, थोड़ा सा चलिए, बताएं इस सब पूरी जर्नी के बारे में, लेकिन उससे पहले अपने बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी झा है। और मैं एनटीपीसी 2019 में आज लेवल 5 पे सेलेक्ट हुई हूँ। और मेरा पोस्ट है सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे एक आप प्यून का एग्जाम दे, चाहे कोई भी एग्जाम दे, मेहनत आपको लगता है। और उसके लिए डेडिकेशन के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ एक चीज आप मान के चलिए कि आपको वक्त लगेगा। हो सकता है किसी का सिलेक्शन 6 महीने में ही हो जाए, लेकिन किसी को टाइम लग सकता है। और अगर आप फिक्स है कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप बस लगे रहिए। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कितना भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं 2019 में रेलवे का फॉर्म भरी थी, और उसी वक्त मैं प्रिपरेशन पे स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं कुछ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की 1-2 महीना के लिए। लेकिन होता क्या था कि मुझे भी पढ़ाना है, तो पढ़ाना रहता था और कोचिंग भी रहता था, तो मैं मैनेज नहीं कर पाती थी दोनों में। तो लास्टली मैं कोचिंग जाना, जो जहाँ पर मैं रेलवे की प्रिपरेशन के लिए जाती थी, उसको 2 महीना के बाद छोड़ दी। उसके बाद एटलीस्ट घर पर मुझे 5-6 घंटा पढ़ने के लिए मिल जाता है अपना कोचिंग लेने के बाद। तो उसमें मैं रेलवे का प्रिपरेशन की शुरू में। 5-6 महीना रेलवे के प्रिपरेशन के बाद हुआ क्या, कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसका CVT 1 कब होगा। तो फिर मैं सोची कि अब बस रेलवे को लेकर के नहीं रहा जा सकता है। तो मैं बैंक के एग्जाम की तरफ स्विच की। और बैंक में भी मुझे सफलता मिली, लेकिन लास्ट तक फाइनल मेरिट नहीं बन पाया। मैं 2019 में एलाइड के एडीयू में भी सेलेक्ट हुई थी, फाइनल मेरिट लेकिन नहीं बना था। उसके बाद मैं फिर तब पर भी अब रेलवे का तो एग्जाम हो ही नहीं रहा था, तो बैठ के तो रहा नहीं जा सकता है, कोई ना कोई जॉब हाथ में चाहिए। तो फिर मैं सोची कि अब साथ में बैंक में तो एसएससी का भी करते हैं। क्योंकि रेलवे में क्या है ना, सब रेलवे एक सबसेट है जिसमें आपको थोड़ा सिलेबस बैंक का है और थोड़ा सिलेबस एसएससी का है। तो इस तरीके से फिर 2020, उसके बाद फिर आ गया लॉकडाउन। तो करना क्या था, जो प्रिपरेशन किए थे उसका प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर उसके बाद CVT 1 जनवरी में 2021 में हुआ, CVT 1 क्वालिफाई। उसके बाद CVT 2, CVT 2 के बाद टाइपिंग, और फाइनल मेरिट लिस्ट बना, और मैं आपके पास हूँ। कितनी लंबी ये जर्नी रही है। जी, थका देने वाली थी। मेंटली तो थका देने वाली थी। मेहनत का क्या है कि अगर आपको पता है कि चलिए 6 महीना में एग्जाम है, तो आप एक मोटिवेशन के साथ मेहनत में लग जाते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन कब मिलेगा, तब एक अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। वो आपको मेहनत करने का मन भी नहीं करेगा, बीच में ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसे सिनारियोज होते थे कि मेहनत करने का मन नहीं था, इतनी थका देने वाली जर्नी थी, कैसे खुद को कहती थी चलो साक्षी, पढ़ते हैं? एक्चुअली आपके पास कोई अदर अदर ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। या तो आप प्रिपरेशन कीजिए, या फिर अगर आप एक साउंड फैमिली से है तो कुछ स्टार्टअप कर लीजिए, या कुछ ऐसा कर लीजिए। तो मैं तो एक मतलब मैं बिहार में एक बहुत ही छोटे जगह से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर आपके पास बस एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन करें। और उसके अलावा बात है कि मैं एक लड़की हूँ, और लड़की को पढ़ाई के अलावा भी क्या है ना कि आप ग्रेजुएशन कर लिए, तो आजकल के गार्जियन, मतलब मेरे गार्जियन तो बहुत, मैं लकी मानती हूँ कि मुझे बहुत वक्त दिया गया। तो ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद शादी का भी आपका अलग से एक पैरेलल
सिनेरियो चलता है और प्रिपरेशन का अलग सिनेरियो। तो उसमें तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब रहेगा ही। एक तो इतना एग्जाम के लिए पढ़ना ही फ्रस्ट्रेटिंग रहता है, ऊपर से बहुत सारा चीज देखना रहता है। खैर वो लड़की कनेक्ट कर पा रही होगी जो कि इस तरीके के सिनेरियो से गुजरी होगी या गुजर रही होगी। तो बहुत कुछ था, लेकिन मम्मी पापा सोसाइटी का नहीं सुने, बोले कि तुम पढ़ो जितना पढ़ना है और आगे बढ़ो। तो एक था कि मम्मी पापा साथ जब दे रहे हैं तो हमको करना क्या है, बस पढ़ाई तो करना है। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम अपने तरफ से जो क्विट करने वाला काम जो है ना, हम नहीं करेंगे चाहे जैसे हो। दिक्कत फाइनेंस का भी बहुत दिक्कत था मेरे साथ। मतलब मैं उतने भी मतलब एक बहुत ही वो मिडिल मतलब बिलो मिडिल क्लास से मैं आती हूँ। तो खुद को मतलब बूस्टअप रखने के लिए कि नहीं, मम्मी पापा से ज्यादा फाइनेंस मॉरल सपोर्ट तक ठीक है, फाइनेंशियल हम नहीं ले सकते, कब तक लेंगे। स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ। तो मैं खुद का मतलब ग्रेजुएशन के बाद से मैं खुद का ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। और उसके बाद इतना हो जाता है कि पढ़ने के लिए ना कभी भी किसी पे मतलब फाइनेंस के रूप में मुझे किसी पे कभी निर्भर नहीं रहना पड़ा। और एक कोरोना का टाइम था, कोचिंग भी बंद हो गया, अब कोई ऑप्शन था नहीं, या तो पढ़ो या फिर टीवी देखो। तो बस ऐसे ही करते करते टाइम बीत गया। टाइम बीत नहीं रहा था, 2 साल वो जो लॉकडाउन वाला फेज था, लेकिन बीत गया। अब लग रहा है कि चलो जितना भी कुछ संघर्ष था, तो एक दिन उसका कुछ न कुछ तो रिजल्ट मिल ही जाता है। साक्षी, आप जैसे अभी अपनी कहानी बता रहे थे कि आपके मदर एंड फादर ने एक इमोशनल सपोर्ट दिया, लोगों को तो संभाल जी। लिया, लेकिन खुद को भी ऐसा लगता है कि इतनी लंबी जर्नी हो गई है, कब इस जर्नी का अंत होगा, कब जॉब मिलेगी। और एक ऐसी जर्नी में थी जब जिसका रिजल्ट कब कब एग्जामिनेशन पता ही नहीं है, खुद को कैसे संभाला। लोगों को तो हम संभाल लेते हैं। एक्चुअली ये क्लियर तो नहीं था कि एग्जाम कब होगा, लेकिन मेरे मन में ये क्लियर था कि हमको कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसे बैठ के नहीं रहना है। और जब आप फैमिली को देखते हैं कि आप हार रहे हैं, लेकिन आपका फैमिली आपको हारने नहीं दे रहा, आपको सपोर्ट कर ही जा रहा है, तब खुद में भी एक लगता है कि हम इतना भी तो कमजोर नहीं पड़ सकते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो वो करना क्या, पढ़ाई तो करना है। ये नहीं तो कोई और जॉब हो जाएगा, लेकिन अगर हम पढ़ाई ही छोड़ देंगे कि नहीं मेरा तो अब इधर नहीं हो रहा है तो किधर भी नहीं होगा, तो करना क्या है, ऑप्शन क्या है। मतलब किसी और के पास ऑप्शन हो सकता था कि कोई अच्छा डिग्री टेक्निकल हो, कहीं और जॉब कर ले। मेरे पास तो एक, मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, मैथमेटिक्स मेरा ऑनर्स है। तो मेरे पास ज्यादा कुछ ऑप्शन था भी नहीं इस मैथमेटिक्स को लेकर के, एक नॉर्मल सा जहाँ मैं रहती हूँ वहां पर। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था पढ़ाई करो, और तब तक करो जब तक कहीं ना कहीं कुछ भी लग जाए। मेरा ऐसा नहीं था कि रेलवे में ही हो जाए, कहीं भी हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, वो काफी था। और यही मेरे पास एक ऑप्शन था। तो 2-3 दिन तो लगता है कि छोड़ो सब मुंह माया, इस सब में लगना ही नहीं है, बट फिर जा करके लगता है कि अब कोई उपाय है उपाय नहीं है, तो बस जो है वही करो। बस ऐसे ही करके खुद को मोटिवेट कर लेते थे। साक्षी, एक बहुत इंस्पायरिंग एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। यू गिविंग सम सीरियस गोल्स टू पीपल कि कितनी भी परिस्थिति हो जाए, कभी खुद में कभी हार नहीं मानना है। और शायद यही आपका एक रीजन है कि आज हम आप बैठे हैं, आप एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल है और हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। नहीं बोल रहा है कि हर एक लड़की स्ट्रांग होती है, हर एक ह्यूमन स्ट्रांग होता है, लेकिन खुद की एक है ना कि एक एक बैटरी से कोई बल्ब नहीं जलता अगर आप टॉर्च जलाना चाहें तो। लेकिन अगर आपको मतलब एक सेल से अगर आप वो एक बैटरी बन जाता है तो फिर वो टॉर्च जल जाता है। तो हम अकेला सेल हुए, हम कितना भी चार्ज अप हो, हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, उससे कुछ नहीं होता है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा ना, तो वो जब ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर बिकम अ बैटरी, तो वो होगा ही नहीं। तो आपका सरकमस्टांसेस भी जो होना है ना, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको पता है कि हमसे भी बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लोग हैं, हम बहुत मामूली हैं, लेकिन इतना था कि हम जितना थे हमको सपोर्ट मिल गया और हम आज आपके पास हैं, और इससे भी आगे जाना है। ऑल्दो हम रिमोटली बैठे हैं, लेकिन मेरे तरफ से मतलब व्हाट आई कैन डू मैक्सिमम इज लाइक अपलॉज फॉर यू। थैंक यू मैम, इट्स आई रियली मीन्स थिंक अ लॉट। और स्टडी आईक्यू पर हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे हमको स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए बोला भी जाएगा। बट ठीक है, अच्छा लग रहा है। वो होता है ना मतलब जब आपको कुछ मिलता है तो मिल और भी
ज्यादा जो मिलने लगता है। तो बस वही है मेरे लिए, तो आइसिंग ऑन द केक है आपसे बात करना। That is very sweet of you, and we are very proud and we are very happy to host you today. तो साक्षी अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन पे थैंक भी यू मैम। आते हैं और जानते हैं जी जी जी। हाँ। तैयारी कैसे करनी है। अगर किसी को ये एग्जामिनेशन के बारे में आपको समझाना है कि ये एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, पूरे इस एग्जामिनेशन हम्म। के बारे में बताएं। इस एग्जामिनेशन से जुड़ी जो बारीकियां हैं, लेवल्स हैं, जैसे आपने एनटीपीसी लेवल 5 क्लियर किया है, क्या जी जी पॉसिबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में बताएं। जी। तो सबसे पहले मैं रेलवे के लिए ये बताना चाहूंगी, इसमें सबसे पहले तो आपको CBT 1 देना है, जो कि प्रिलिमिनरी, जिसको आप ऐसे नॉर्मली बोलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको जिस तरीके से जितना आपका मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से आपको लेवल मिलेगा। अगर आपका मार्क्स लेवल 6 के लायक है तो आप लेवल 6 का भी एग्जाम दीजिएगा, लेवल 5 का, 4, 3, 2 जहाँ से आप अप्लाई किए उस हिसाब से। तो ये आपका CBT 2 2-3 भाग में बट जाएगा। तो जैसे मैं 3 लेवल पे क्वालिफाई थी, लेवल 5, 3 और 2, तो मैं 3 एग्जाम दी मेंस का। और जब आप मेंस दे लीजिएगा, वहाँ आप क्वालिफाई हो जाइएगा, तो आपको, अगर आपका टाइपिंग पोस्ट आपके प्रेफरेंस में है, तो आपको टाइपिंग के लिए एग्जाम जा करके देना पड़ेगा। और आप जब टाइपिंग क्वालिफाई कर जाइएगा, तो उसके बाद आपको DV का कॉल आएगा, मेडिकल का कॉल आएगा। और DV मेडिकल होने के बाद आपका, इससे पहले तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है DV से पहले। और DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल हो जाने के बाद आपका पैनल में नाम आता है। उसके बाद पैनल में नाम आने के बाद उसके बाद आपका ज्वाइनिंग आता है। तो अब आ जाते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है। तो सबसे पहले CBT 1 मतलब प्रीलिमिनरी, उसमें आपका हो या CBT 2 हो, सेमी सिलेबस है रेलवे का। मार्किंग चेंज हो जाता है, CBT 2 में GS पोर्शन को ज्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू CBT 1। करना कुछ नहीं है, करना लेकिन बहुत कुछ है। सबसे पहले तो आप कितना भी पढ़िए, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ छोड़ के पढ़िएगा। तो CBT 1 में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो आप CBT 1, CBT 2, बैंक, SSC ऐसा डिवाइड करके मत कीजिएगा। और कभी भी एक एग्जाम को लेकर के मत चलिएगा, वरना पंचवर्षीय योजना में आप फंसिएगा तो भी दिक्कत होगा। तो मैं डायरेक्ट बताती हूँ कि मैथ्स में क्या करना है। तो देखिए, मैथ्स को मैंने मैथ्स में दो पार्ट है, एक अरिथमेटिक मैथ्स और एक है एडवांस मैथ्स। तो मैं पर्सनली अरिथमेटिक मैथ्स के लिए ये की थी कि मैं यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है, लेकिन 2019 में जो मुझे सही लगा था, तो वो अमर सर का एक चैनल है, तो मैं वहां पर से जो है स्टडी की थी। उसके बाद एडवांस मैथ मैं खुद से, मतलब मैं 9th 10th को पढ़ाती हूँ, तो उसमें RS अग्रवाल करके एक बुक आता है, तो वहां से मेरा कंसेप्ट ऐसे ही हमेशा प्रैक्टिस में था ही। तो मुझे उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। उसके बाद मैं 7300 करके एक बुक आती है, तो एडवांस मैथ का, तो मैं वहां पर से एडवांस मैथ को सॉल्व की थी। और एक बार सॉल्व कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करके आपको लगे आप कितना प्रैक्टिस करें, एग्जाम में तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तब आप समझ जाइए कि अब आप एक सही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस देखिए, और अगर आप में कुछ ऑनलाइन टेस्ट में सॉल्यूशन दिया आ रहा है, उससे अच्छा आप बना पा रहे हैं, उससे जल्दी बना पा रहे हैं, तब समझिए कि आप एक सही डायरेक्शन में। अब मैं बात करती हूँ कि रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो देखिए, रेलवे का जो रीजनिंग है ना, वो कुछ एक सबसेट मान लीजिए, उसमें थोड़ा मैथ्स में भी वही है, लेकिन रीजनिंग में कि आपको CBT 1 में क्या था कि SSC वाला रीजनिंग ज्यादा पूछा गया था। और CBT 2 का जो एग्जाम हुआ, उसमें जो TCS कंडक्ट की थी, उसमें बैंक वाला रीजनिंग ज्यादा पूछते। अब ये क्या हो गया, बैंक वाला रीजनिंग और SSC वाला रीजनिंग, इन द सेंस कि लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट CBT 2 में ज्यादा पूछा गया। तो आप ये मान के चलिए कि आपको दोनों तरफ से अच्छा प्रिपरेशन करके जाना पड़ेगा। मतलब आपको पजल पे भी अच्छा कमांड होना चाहिए, साथ ही साथ आपको नॉन वर्बल रीजनिंग, और जो भी आप SSC वाला में जो आप अल्फाबेटिकल सीरीज वगैरह जो बनाते हैं, तो वो भी आपका अच्छे से होना चाहिए। तो मैं पर्सनली क्या की थी, पजल, ब्लड रिलेशन या इस तरीके के सब में मैं यूट्यूब का ही सहायता ली हूँ। तो उसमें मैं, एक अंकुश लांबा सर करके एक सर हैं, तो मैं उनसे ही वो सारा, उनके पास बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ था, तो वहां से मैं वो कर ली। और उसके बाद SSC का रीजनिंग उतना हार्ड है ही नहीं, तो वो आप ऐसे भी कीजिएगा तो हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस का चीज है वो।
ये प्रैक्टिस का भी है, लेकिन आपको कोई ना कोई टीचर चाहिए उसको समझाने के लिए कि आप 10 मिनट में जो पजल बना रहे हो उसको आप 3 मिनट में कैसे बनाइएगा, 2 मिनट में कैसे बनाइएगा। तो ये रहा रीजनिंग। अब आ जाते हैं जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में दो से तीन पार्ट पढ़ सकते हैं। तो स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के लिए निसंदेह अगर आप बिगिनर हैं तो आप गौरव गर्ग सर का जो स्टडी आईक्यू पे है उसको देखें। हम तो वही देखे थे, और हम कोई ऐसा नहीं है कि बोले, हम जितना जो किए हम बस बता रहे हैं आपको, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि एक, चलिए याद कर लीजिए आप कि हाँ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, नेशनल पार्क ये है। याद कर लेने से नहीं होता है, वो आप 10 दिन में भूल जाइएगा, लेकिन आप कंसेप्ट पे मैपिंग पे देख लीजिएगा, अच्छा यहाँ सुंदरबन यहाँ पर है, अच्छा ये इस चीज के लिए यहाँ फेमस है। तो वो लोकेशन वाइज जो गौरव सर बताते हैं ना, तो वो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड में इमेज बन जाता है। तब आप बहुत लंबे टाइम तक उस चीज को अपने अंदर ग्रास्प करके रखेंगे। तो बहुत तरीके का चीज था, मॉन्यूमेंट्स वगैरह, मतलब जितना स्टैटिक में आप सोच सकते हैं ना कि रेलवे के एग्जाम में ये स्टैटिक पूछेगा वो स्टैटिक पूछेगा, वो सारा उसमें है। और हम वहीं से किए थे। उसके बाद करेंट अफेयर। करेंट अफेयर से पहले हम बताते हैं कि ये जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबका मिक्स वेज जो आता है, तो उसको कहाँ से करना है। तो देखिए स्टार्टिंग कीजिएगा ना आप, तो आपको मैथ रीजनिंग सबसे फुर्सत मिलेगा ही नहीं कि आप जीएस के लिए इतना टाइम निकालिएगा। तो उस टाइम में आप ऐसा कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है जीएस का, तो वो सबको पहले देखिए कि क्या पूछ रहा है। जैसे हिस्ट्री में आप देखिएगा हमेशा पूछेगा गवर्नर गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आएगा, एंशियंट से आएगा भी तो गौतम बुद्धा, जैन, ये सब पोर्शन। टारगेटेड एरिया खोजिए कि मतलब कौन से एरिया से वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। और बाकी देखिए जीके जीएस का कोई मतलब एक आप सरकमफेरेंस ड्रॉ करना चाहिएगा ना, तो वो सरकमफेरेंस ड्रॉ नहीं होने वाला है। तो आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं आप उतना कीजिए। हम एक बुक है ल्यूसेंट, उसको शुरू में बहुत रट्टा मारने का कोशिश किए, उसमें हम असफल रहे, तो हम ये बोलेंगे कि हम ल्यूसेंट से नहीं पढ़े थे। पढ़े रहते तो हम बता देते, कोशिश किए थे हम, सोचे थे उसमें बहुत सारा कंटेंट हम पढ़ लेते हैं, याद वाद नहीं हुआ हमको, मतलब हो गया था लेकिन वो पक्ष मतलब हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो हम क्या किए, जैसे हिस्ट्री में हम देख लिए कि टारगेटेड एरिया ये है, तो उसका यूट्यूब पे वीडियो, जैसे किसी भी चैनल का वीडियो उठा लीजिए, उस टॉपिक पे आपको 1,000 वीडियो मिल जाएगा। अब जैसे कि लॉर्ड गवर्नर गवर्नर जनरल आपको पता ही नहीं, मतलब क्रोनोलॉजी पता ही नहीं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ तो उस टाइम में कौन था। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि नॉन कॉपरेशन के टाइम में कौन था। तो आप जब तक अच्छे से नहीं समझ रहिएगा ना तो रटिएगा कितना आप। तो कोशिश कीजिए कि टारगेटेड एरिया पता कर लीजिए हिस्ट्री का, और उसको वीडियो देख लीजिए, और फिर जाकर के अगर आप कीजिएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू रट्टा मारने का। उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आप चाहिए तो हम तो 9th 10th का बुक पढ़ लिए थे ज्योग्राफी के लिए। और उसके अलावा ज्योग्राफी का जो पोर्शन रेलवे में आता है वो आपको स्टैटिक जो कोर्स है उसमें कंप्लीट है। उसके अलावा ज्यादा पढ़िए नहीं, सब पढ़ के आप जाइएगा तो फिर कीजिएगा कि मतलब कुछ छोड़ बिल्कुल दीजिए। साक्षी। हाँ। हाँ साक्षी। जो हम किए बस हम वो बता रहे हैं। यस। हाँ। हाँ उसके बाद करंट अफेयर पे आते हैं। तो करंट अफेयर के लिए हम स्टार्टिंग से जब 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट किए, बैंक के लिए भी किए, एसएससी के लिए भी, सब में बस ब्लाइंडली एक ही टीचर को फॉलो किए हुए, डॉक्टर गौरव गर्ग सर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम ज्यादा लंबे टाइम तक करंट अफेयर देख नहीं पाते, अगर कोई वीडियो बहुत लंबा हो जाए। चलो लंबा देख भी लेंगे तो एक बगल वाले का बात एक होना चाहिए ना कि कान को अच्छा लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। तो और ऊपर से कंटेंट पे हमको एक बिलीव भी होना चाहिए कि जो बगल में जो पढ़ा रहा है उसका वो सही पढ़ा रहा है ना। तो ये इस तरीके का ऑथेंटिसिटी मुझे शुरू से ही लगा कि हाँ सर के वीडियो में बहुत अच्छा है। तो मैं स्टार्टिंग में 2019-20 में तो सारा वीडियो यूट्यूब पर ही रहता था, तो वहां से किए थे। उसके बाद स्टडी आईक्यू पर हम करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो वहां से किए। तो करंट अफेयर और बहुत मेजर रोल प्ले करता है करंट अफेयर। अगर आप सब कुछ कर लीजिए और आप समझिएगा बहुत बड़ा तोप है, आप करंट अफेयर नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि CBT 2 में करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन था, स्टैटिक और करंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। वो अगर कोई कर लिया होगा अच्छे से तो हमको लगता है कि अच्छा मार्क्स लाया होगा। इम्पोर्टेंट बात एक बताना था, आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप एक स्किल अपना डेवलप नहीं कीजिएगा ना तो रेलवे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, वो है टाइपिंग।
सबको लगता है सीबीटी 1 कर लेंगे तब टाइपिंग करेंगे, सीबीटी 2 कर लेंगे तब टाइपिंग करेंगे। नहीं, आप जब से फॉर्म भरे हैं, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आधा घंटा ही सही टाइपिंग जरूर कीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स वाले बैठे रह गए, और जो टाइपिंग क्वालिफाई कर गए उनका फाइनल पैनल में नाम आ गया। तो आई थिंक जो समझने वाले वो समझ गए होंगे कि दिस इज अ स्किल विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द रेलवे एग्जाम। तो आप करंट अफेयर्स के लिए बता रहे थे और आपने कहा कि जी आप रेगुलरली किसी को फॉलो नहीं कर पाती थी, बट गौरव सर की वजह से आप करंट अफेयर्स कर पाए, तो यानी कि कह सकते हैं गौरव सर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में। जी, गौरव घर को मैं अपना आइडल मानती हूँ फॉर जीएस एंड करंट अफेयर, क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा। और ऐसा नहीं लगेगा अच्छा ये सर समझा रहे, इसके लिए तो हमको कहीं से और पहले पढ़ लेना पड़ेगा तब जाकर के ये टॉपिक समझ में आएगा। ऐसा नहीं है, उनको पता नहीं क्या मतलब, उनको पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि जो मेरे माइंड में या किसी भी ये कोई भी जो भी पढ़ रहे होंगे उनसे वो इस चीज पर यकीन करेंगे कि वो उस चीज के आंसर खुद कर देते हैं जो आपके माइंड में चलता रहता है। तो ये काफी अच्छा लगा। इधर एक बजट का वीडियो था, बजट मेरे लिए बहुत बड़ा सर का दर्द है। तो सर जो बजट का सर का वीडियो आया था, तो उसमें सर स्टेप बाय स्टेप पहले समझाए थे कि दो तरीके का मतलब कैपिटल होता है, ये होता है। तो फिर धीरे धीरे करके फर्स्ट टाइम जीवन में, सच बता रहे हैं, हमको बजट सही से समझ में आया था। इस बार एग्जाम से पहले गए थे बजट करके, इकोनॉमी सर्वे वगैरह। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको लगता है एग्जामिनेशन जर्नी ने आपको सिखाई है? एक्चुअली आप सीखने के लिए बहुत कुछ होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी चीज को पाने के लिए प्रयास करेंगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। और उसमें आप जब चाहत होगी तो आप सीखते भी चले जाइएगा, बस आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। अगर आप हारते हैं तो उसको हार मत समझिए, उसको ये समझिए कि मेरे में कुछ कमी है, इसकी वजह से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस चीज को हम बस अपने अंदर, लेकिन पता कीजिए कि दिक्कत क्या था, रो धो करके कुछ होने वाला है नहीं। तो बस उस पे आप काम कीजिए और आगे बढ़िए। दोबारा नहीं होगा दोबारा कोशिश कीजिए। आप जब तक नहीं हारेंगे आपको कोई नहीं हराएगा, जिस दिन आप हार जाएंगे तो आपको कोई जिताने भी नहीं आने वाला है। आपके फाइनल टिप सजेशन सभी के लिए? मेरा फाइनल टिप सजेशन कह रहे हैं कि अगर आपको रेलवे का प्रिपरेशन करना है या कोई भी जनरल कंपटीशन का, पढ़ाई तो आपको करना है, नो डाउट। लेकिन आप मेंटली भी खुद को स्ट्रांग बना लीजिए। हो सकता है तो आपका सिलेक्शन 6 मंथ में भी हो जाएगा, हो सकता है तो आपको लंबा टाइम भी लग सकता है, तो इसके लिए आप तैयार हैं तो ही आइए। थर्ड, कि आप पढ़ने के साथ साथ जो है ना, खुद को थोड़ा एनालाइज कीजिए। हमेशा जैसे आप टेस्ट देते हैं तो बस कोई बोल दिया कि नहीं नहीं टेस्ट देना है, 100 टेस्ट लगा लीजिए उसके बाद आप टॉपर बन जाइएगा। दो ही टेस्ट लगाइए, लेकिन जितना क्वेश्चन है उसको आप एनालिसिस कीजिए, अपने तरीके से एनालिसिस कीजिए, दूसरा के कहने पर मत जाइए। खुद का, जब आपका मन जो बोले उसको उस हिसाब से कीजिए, क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। हम तो बस अपना बात बताएं, आप अपना बारे में खुद आप अपने से जान सकते हैं। साक्षी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आपकी जर्नी को जान के। बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हैं। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू। थैंक यू मैम। और और उसके अलावा आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।